गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। आप सभी डीएनए आरएनए के बारे में सुने होंगे। डीएनए आरएनए में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो हम स्ट्रक्चर से आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन बेस क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन बेस एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं और जिसके कारण से केमिकल प्रॉपर्टी बेसिक होती हैं, क्षारीय होती हैं। अब इसके बारे में और कुछ चीज़ें, जैसे कि ये नॉन पोलर होता है और प्लेनर होता है। प्लेनर वर्ड क्यों होता है, क्यों यूज़ किया गया प्लेनर? क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी के कारण ये प्लेनर नेचर का होता है। अब नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के आप पढ़ते हो, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, अब आप लोग को मालूम होगा, जैसे कि डीएनए हम जब पढ़ेंगे या पढ़े थे तो डीएनए में आप पढ़े थे ATCG। ये ATCG जो आप लिखते हो ना, ये नाइट्रोजन बेस होता है। ऐसे ही आप आरएनए में जो पढ़ते हो, आरएनए में आप पढ़े होंगे कि इसमें AT के जगह पे यहाँ पे U पाया जाता है और CG, यही पढ़े हैं आप, है ना। और प्यूरिन, प्यूरिन में इनमें से कौन कौन से आएंगे? प्यूरिन में इनमें से A एंड G बस आएंगे। और पिरिमिडिन में कौन कौन आएंगे? तो पिरिमिडिन में C आएगा, T आएगा, U आएगा, तीन। यानी कि एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है और साइटोसिन थायमिन यूरेसिल ये जो है वो पिरिमिडिन है। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे या फिर कभी पढ़ेंगे या फिर कोई रिफ्रेशर बुक देखते होंगे कई बार, तो आपको एक आई वर्ड मिल जाता है, आई। एक्चुअल में टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए में AUCG के अलावा एक आई यानी कि इनोसिन, इनोसिन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस भी पाया जाता है। तो ये एक इनोसिन, टीआरएनए में एक आई भी पाया जाता है। आपको कुछ टीआरएनए में आपको दिख जाएंगे, है ना। लेकिन हम बेसिकली पढ़ते हैं ATCG डीएनए में और AUCG आरएनए में। अब उसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, प्यूरिन के और पिरिमिडिन के। देखिए, प्यूरिन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डबल रिंग दिख रहा होगा और पिरिमिडिन में सिंगल। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्यूरिन में कितने नाइट्रोजन बेस थे, प्यूरिन में कितने नाइट्रोजन बेस थे। तो प्यूरिन में कितने नाइट्रोजन, कितने जगह पे नाइट्रोजन है? तो प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन है। और जबकि आप पिरिमिडिन में देखेंगे तो पिरिमिडिन में आपको 2 जगह पे आप लोग को नाइट्रोजन दिखेगा, 2 प्लेस पे। इसका नंबरिंग याद करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन पे क्या क्या है। इसका नंबरिंग इस प्रकार से होगा, ये वाला पहला पोजीशन होगा जिस जगह पे मैं नोट कर रहा हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां और नौवां। इसका नंबरिंग इस प्रकार से होगा, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसमें नंबरिंग नीचे से हम चालू करेंगे, 1 क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, 6। इसका हम ऐसा नंबरिंग करते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्यूरिन में नाइट्रोजन बेस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, किस किस पोजीशन में पाया जाता है। तो आप बताते हो कि फर्स्ट प्राइम में था, थर्ड प्राइम में था, 7 में एंड 9। इन 4 प्राइम पर आपको क्या मिला था? नाइट्रोजन मिला था। जबकि पिरिमिडिन में आप जाएंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड प्राइम, इन 2 जगह पे आपको क्या था, क्या मिला था? नाइट्रोजन बेस मिला था, नाइट्रोजन मिला था। अब इसके बाद प्यूरिन में जैसे कि आप बोले कि इसमें आता है ANG और पिरिमिडिन में आप पढ़े CTU। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं।
देखिए नॉर्मल जैसे कि मैं 2 प्यूरिन बना रहा हूँ तो 2 प्यूरिन के लिए मैं पहले एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसे एडेनिन बताना चाह रहा हूँ, एडेनिन, और इसे ग्वानिन बताना चाह रहा हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा देखिए। अगर ये एडेनिन है पहला वाला, तो एडेनिन की इस पोजीशन पर अमीनो ग्रुप रहेगा, यानी कि आप देख लिया NH2 रहेगा। किस पोजीशन पे है वो? पोजीशन नंबर 6 प्राइम पे NH2 है, जबकि यही जगह पे ग्वानिन वाले पे यहाँ पे O रहेगा, और पोजीशन नंबर 2 में यहाँ पर रहेगा अमीनो ग्रुप। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपको जो प्यूरिन और पिरिमिडिन में देखने को मिलेगा। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे एम्स के या नीट के, तो कई बार ऐसे डायग्राम दिया हुआ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एडेनिन है आपको पहचानना है, या निम्नलिखित में से कौन सा C है, T है, U है, और आपके पास ऑप्शन रहेंगे और पहचानते। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो एक जैसे डायग्राम को देखकर, बट आप ये NH2 और O को देख के पहचान लेना कि कहाँ पे डिफरेंस है। और जहाँ पे नाइट्रोजन होता है उस पोजीशन पे अपन नाइट्रोजन बना देते हैं। ये मालूम था आप लोगों को, लेकिन मैं बनाया नहीं, बना दे रहा हूँ। पहले डायग्राम में बनाया हुआ था। अब उसके बाद हम आते हैं पिरिमिडिन। अब पिरिमिडिन में जैसे कि रिंग स्ट्रक्चर्स ये भी हैं, तो मैं तीनों पिरिमिडिन को एक बार पहले रिंग की फॉर्म पे बना दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझा जा सके कैसे बनाना है। देख लें आप भी। नाइट्रोजन इनमें पिरिमिडिन में 2 होता है, ये भी बताया था मैं। अब इसमें अगर मान लो ये थायमिन है पहला वाला, अगर ये मान लेते हैं T है, मान लेते हैं C है, और ये मान लेते हैं U, तो क्या डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में, क्या डिफरेंस होगा? देखिए अगर ये पहला वाला थायमिन है तो इसके प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 4, ऊपर जो 4 पोजीशन है इस पे रहेगा O तो ग्रुप के लिए, और सेकंड प्राइम पे भी क्या रहेगा यहाँ पे O, और 5 प्राइम पे एक मेथिल ग्रुप रहेगा। T और U में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 प्राइम पे जो मेथिल ग्रुप है वो रहता है, जबकि इसमें CH3 ग्रुप नहीं रहेगा U वाले में, यानी कि यूरेसिल वाले में। बाकी T और U का स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद C वाले केस में क्या था, यानी C साइटोसिन वाले में इसके 4 प्राइम पे रहता है अमीनो ग्रुप, और सेकेंड प्राइम पे रहता है O केटो ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर अगर बना लिए आप तो आपने प्यूरिन पिरिमिडिन को समझ लिया। अब जहाँ जहाँ पे वैलेंस पूरा नहीं रहता वहाँ पे अब सीधी सी बात है हाइड्रोजन आएगा और उसके वैलेंस को पूरा करेगा। तो ये था प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछा जा सकता है कि प्यूरिन में कितना नाइट्रोजन होता है, अब बताते हो प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन होता है। पिरिमिडिन में कितना नाइट्रोजन होता है, तो आप बताते इसमें 2 नाइट्रोजन होता है। किस किस पोजीशन पे होता है, तो पहला, तीसरा, 7वां और 9वां प्यूरिन में, और पिरिमिडिन में पहला और तीसरे पोजीशन पे होता है। एडेनिन से क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है, कौन से ग्रुप इसमें रहता है, अमीनो ग्रुप रहता है। ग्वानिन में इसमें अमीनो कीटो दोनों रहता है। पोजीशन का डिफरेंस है, पोजीशन में क्या डिफरेंस है, 6वां पोजीशन पे कीटो है और सेकंड प्राइम पे अमीनो है। बाकी इधर थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल में सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि कॉमन क्वेश्चन अगर पिरिमिडिन से बनाना चाहे तो T और U के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि 5 प्राइम में यहाँ पे एक मेथिल है CH3 ग्रुप, जो कि यूरेसिल केस में नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ये था प्यूरिन और पिरिमिडिन। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड में।
अब आपने नाइट्रोजन बेस तो पढ़ ही लिया, नाइट्रोजन बेस क्या है। अब राइबोस शुगर, देखो राइबोस शुगर के बारे में कुछ चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राइबोस शुगर एल्डो शुगर है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और ये 5 कार्बन का शुगर है। अगर मैं स्केलिंग स्ट्रक्चर में जाऊं तो अपन राइबोस को इस प्रकार से बनाते हैं। अगर इस पोजीशन पे एच ओ एच है पहला वाला पोजीशन पे तो ये अल्फा होता है, और यदि यहाँ पे ओ एच और यहाँ एच हो, वो पहला पोजीशन पे ऊपर ओ एच नीचे एच ऐसा हम बनाते हैं तो वहाँ पे वो बीटा फॉर्म होता है। और डीएनए में यही वाला फॉर्म पाया जाता है, डीएनए आरएनए में मोस्टली, क्योंकि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि राइबोस शुगर कितने प्रकार का होता है, मतलब आप राइबोस शुगर कितने प्रकार का होता है ये नहीं, हम ये देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। डीएनए में जो राइबोस शुगर पाया जाता है और जो आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है, तो दोनों में एक डिफरेंस ये है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में नॉर्मल राइबोस शुगर पाया जाता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। ऊपर हम जो राइबोस शुगर बनाए थे इसमें आपने देखा था कि एच ओ एच पहला प्राइम में, फिर सेकंड प्राइम में भी एच ओ एच, थर्ड प्राइम में भी एच ओ एच, और ये चौथा कार्बन और जिससे जुड़ा था सी एच टू ओ एच, ये था आपका 5वां कार्बन। यानी कि नंबरिंग अगर मैं करूं तो नंबरिंग करने के लिए आपको इस प्रकार नंबरिंग करना पड़ेगा। पहला, यहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और ये 5वां प्राइम, ये 5 प्राइम थे। अब यदि मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाना चाह रहा हूँ तो डीऑक्सीराइबोस शुगर और बाकी शुगर में, नॉर्मल राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है तो देख लीजिए। डिफरेंस ये है कि पहला कार्बन में जो एच ओ एस था वो तो ठीक है, सेकेंड प्राइम पे इसमें एच और एच ही होगा, यानी कि वहाँ पे नॉर्मल राइबोस शुगर में एच ओ एस था और यहाँ पे एच एच है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। ऐसा इसलिए हुआ ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन किया जा सके, क्योंकि आरएनए इवोल्यूशन के टाइम पहले आया था, यानी कि आपको बोलना चाहिए कि नाइट्रोजन बेस जब बना दैन इवोल्यूशन के टाइम में, फिर न्यूक्लियोसाइड बने, न्यूक्लियोटाइड बने, जब पॉलीमराइजेशन हुआ आरएनए बना, तो सेकेंड प्राइम में जो ओएस था, ये सेकेंड प्राइम में जो यहाँ पे ओएच और थर्ड प्राइम में जो ओएस था, उनके बीच आपस में रिएक्शन हो सकता था। किसी कारण से अगर वो रिएक्शन हो गया तो चैन ब्रेक हो सकता था, म्यूटेशन होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा थी। इसलिए इवोल्यूशन हमेशा, इवोल्यूशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा एक चीज़ नोट करने मिलेगा कि हमेशा कोई चीज़ स्टेबल होने की कोशिश करता है, यानी कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर एक मूवमेंट है बोलो इवोल्यूशन में। और यही कारण है कि आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ, कोशिश किया गया इवोल्यूशन के द्वारा कि स्टेबल हुआ जाए, बट फिर भी डीएनए एज कंपेयर माना जाए तो आरएनए से तो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आज भी डीएनए स्टेबल नहीं है, म्यूटेशन तो होता ही रहता है, चेंजेस हमेशा होते ही रहेंगे, और वो हर बार डीएनए यही चाहेगा, हर बार अपने आप में ऐसा चेंजेस लाएगा जिससे एक उसमें स्टेबिलिटी रहे। तो ये था मेजर डिफरेंस, यही कारण है कि आरएनए और डीएनए में हम डीएनए को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, क्योंकि उसके सेकेंड प्राइम में एच होने के कारण वहाँ पे रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, जबकि आरएनए में सेकेंड प्राइम में भी OH है और थर्ड प्राइम में भी OH है। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस था डीएनए और आरएनए में कि उनका जो शुगर होता है, शुगर में जो OH सेकेंड प्राइम में जो था उसमें डिफरेंस होता है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड
बनता कैसे और वहाँ पे बॉन्डिंग कैसा होता है। देखिए अगर मैं अभी हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन बेस, तो उसका मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सीधा मैं एन लिख दे रहा हूँ, समझ जाना कि वो नाइट्रोजन बेस है। कोई भी नाइट्रोजन बेस को हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखा एन, एन कोई भी प्रकार का नाइट्रोजन बेस हो सकता है, ए टी सी जी यू जो भी। अब इससे जुड़ा हुआ रहता है कौन, राइबोस शुगर। इससे जुड़ा हुआ रहता है कौन, राइबोस शुगर। अब सवाल ये आता है कि नाइट्रोजन बेस के किस प्राइम से राइबोस शुगर जुड़ा हुआ था। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं प्यूरिन के रिस्पेक्ट में, प्यूरिन के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा हूं तो प्यूरिन में 9 प्राइम से राइबोस शुगर जुड़ा रहता है। और यदि मैं पिरिमिडिन की बात करूंगा तो पिरिमिडिन में फर्स्ट प्राइम से राइबोस शुगर जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को जब हम बनाएंगे तो एक बार और न्यूक्लियोसाइड के पूरा डायग्राम और कैसे फॉस्फेट आगे जुड़ा न्यूक्लियोसाइड से वो भी देख लेंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो मेजर डिफरेंस था वो यही है कि न्यूक्लियोसाइड में आप पढ़े थे कि इसमें नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर पाया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया भी है। लेकिन यही चीज़ मैं चाहूँगा न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर यानी कि न्यूक्लियोसाइड था ये, न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दी हमने, फॉस्फेट, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखते हैं क्या करके बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एन लिखा मतलब नाइट्रोजन बेस, ठीक। और नाइट्रोजन बेस के साथ अभी बताया मैं कि 9 प्राइम से, प्यूरिन के केस में 9 प्राइम से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक मैं रफली बना ही देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि प्यूरिन है तो प्यूरिन का 9 प्राइम कहाँ पे था, प्यूरिन का 9 प्राइम ये वाला था, तो इससे जुड़ा हुआ रहेगा शुगर, ऐसा है ना। और यदि पिरिमिडिन है तो पिरिमिडिन के केस में फर्स्ट प्राइम से जुड़ा हुआ रहता है, बताया हूँ मैं, यानी कि इस जगह से कौन जुड़ा हुआ रहेगा, राइबोस शुगर, ऐसा। तो ये जो डिफरेंस है ये याद रखना है आपको न्यूक्लियोसाइड में। पिरिमिडिन के केस में फर्स्ट प्राइम से राइबोस शुगर जुड़ा है और उसमें 9 प्राइम से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। तो अब मैं चालू करता हूँ, इसको बना के दिखाता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, तो देखेंगे आप लोग। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस के प्यूरिन के केस में 9 प्राइम और पिरिमिडिन के केस में फर्स्ट प्राइम से जुड़ा हुआ रहेगा कौन, राइबोस शुगर। इस प्रकार से ये तो आप पढ़े थे भी न्यूक्लियोसाइड में, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या था, तो अभी आपने क्या बोला, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इतना चीज़ आएगा तब हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अभी तो हम न्यूक्लियोसाइड ही बनाए हैं। अब
इसके HOH ये सब अपन बना देते हैं, कंप्लीटली शुगर फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे CH2 मैं इसको OH ऐसे लिख रहा हूँ। अभी न्यूक्लियो क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। तो फॉस्फेट कहाँ पे बाइंड किया हुआ रहता है ना? तो ये देखते हैं, देखो ये तो न्यूक्लियोसाइड था। फॉस्फेट जो है वो फाइव प्राइम के जो CH2OH था उससे बाइंड किया हुआ रहता है। अब मैं इसे बोलूँगा न्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब एक कॉमन चीज़ें हैं, बॉन्ड के फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बॉन्ड्स रिलेटेड फॉर्म में पूछा जाता है। उसको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड बनाता हूँ। अगर मान लो हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करें, यानी कि ATP की बात करें, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड है ना? तो इसके स्ट्रक्चर कैसा होगा ये देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे मैं N लिखा मतलब समझ लो कि नाइट्रोजन बेस है। अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे ATP है तो मुझे पूरा एडिनोसिन का ही बनाना पड़ेगा। रुको एक मिनट। अब इसमें ये एडेनिन हुआ, नाइट्रोजन बेस एक। अब इसके 9 प्राइम से हमें क्या जोड़ना है, किस प्राइम से, 9 प्राइम, यहाँ पे 9 प्राइम है ना, ये इस 9 प्राइम से हमें जोड़ना है शुगर। कौन शुगर, राइबोस शुगर। अब स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये एडिनोसिन हुआ, एडेनिन से अब एडिनोसिन हुआ। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, फॉस्फेट। फॉस्फेट किससे जुड़ा रहेगा, CH2OH वाले ग्रुप से। मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, HOH हाँ जहाँ बच गया हूँ HH। अब इसमें फॉस्फेट CH2OH से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको बना देते हैं हम। अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये होगा मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और यदि इससे एक फॉस्फेट और जुड़ा हुआ है तो ये होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यदि इससे एक फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए तो ये होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर था ATP का। ध्यान से देखिए आप, इसके अगर नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करोगे तो ATP में वास्तव में 1 2 3 4 4 नेगेटिव चार्ज होता है। ये ATP था, ये वही ATP है जिसे आप एनर्जी करेंसी ग्रुप में जानते हैं, जो ऊर्जा देता है। ये ATP ऊर्जा देता कहाँ से है, कहाँ से देता है, देखने में तो दिख रहा है ना, सभी स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऊर्जा देता कहाँ से, देखिए ये ऊर्जा इस बॉन्ड के टूटने से देता है। ये बॉन्ड लोग का नाम क्या है वैसे, चलो ये भी देख लेते हैं, बॉन्ड लोग के नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, तो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया कई बार एग्जामों में। देखिए ये वाला बॉन्ड आप जानते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड में पढ़े थे आप, ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। सबसे पहले यहाँ पे जो बॉन्ड बना, देखिए ये मेथिल यानी CH2 ग्रुप से जुड़ के बनाया हुआ था ना, तो ये था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड था, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड था।
और इस तरफ के जो ओ लिंक्ड दिख रहे हैं वो एक्चुअली दो फंक्शनल ग्रुप के बीच बना हुआ है, इसलिए ये थे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये आप लोग को याद रखना है, कौन कौन से बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मैंने बताया है, कैसे बना है। पिछले स्लाइड पे देखते हैं एक बार। न्यूक्लियोटाइड में जैसे कि अपन बोले नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट मिला तो न्यूक्लियोटाइड बना। अभी न्यूक्लियोटाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो एडेनिन है, एडेनिन से शुगर जुड़ा हुआ है और शुगर से एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये होगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका नाम एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा। ऐसे ही अगर दो फॉस्फेट जुड़ा होगा तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा, तीन जुड़ा होगा तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। सेम ऐसे ही जी के लिए भी होगा। जी के लिए क्या क्या होगा? जीएमपी होगा, जीडीपी होगा, जीटीपी होगा। ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। इनका नाम जैसे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट ऐसा होगा। पिछले स्लाइड इस पिछले स्लाइड पर अगर मैं जाऊँ तो न्यूक्लियोसाइड पढ़े थे आप। तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं बात करूँगा नाइट्रोजन बेस, जैसे कि ए है, ए एडेनिन है, उसे जब शुगर जुड़ा तो क्या बना? तो वहाँ पे क्या बना था? एडिनोसिन बना था। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में नॉमेनक्लेचर या नाम के लिए आप कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए अपन ऐसे बता देते हैं कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ तो इसमें एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, यूरेडिन ऐसे मिलेगा। और यदि मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ तो इसमें मिलेगा एडिनोसिन, ये तो पहले से था न्यूक्लियो, मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट वर्ड आएगा ही आएगा, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, इस प्रकार से। क्योंकि कुछ नेट के कोई क्वेश्चन पेपर में एक दिन देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था इनमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है। तो कुछ बच्चे उसको एटीपी को, एएमपी को, या फिर कुछ जो भी ऑप्शन दिया था न्यूक्लियोटाइड के ऑप्शन को लगा के दिया था। जहाँ फॉस्फेट है वहाँ न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। नाम को पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान देना। एडेनोसिन बस बोल रहा है तो ये न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन बस बोल रहा है तो नाइट्रोजन बेस है। अगर सिर्फ एडेनिन बोल रहा है तो ये नाइट्रोजन बेस है। न्यूक्लियोसाइड बोलेगा तो एडिनोसिन होगा, और न्यूक्लियोटाइड बोलेगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा। ये आप लोगों को ऐसा याद रखना है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।